आखिर ये सब हो क्या रहा है बांग्लादेश में? ये किस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है? मुल्क भर के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज तक को बंद कर दिया गया। जलाओ गिराओ तो अपनी जगह, इंटरनेट तक बंद कर दिया गया, व्हाट्सएप तक पे पाबंदी लगा दी गई और मोबाइल सिग्नल भी बंद कर दिए गए। पूरे मुल्क भर में कर्फ्यू लग गया। इवन के शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश रातों रात नहीं बल्कि दिन दिहाड़े मुल्क छोड़ के इंडिया चली गई। शुरू में तो ये सिचुएशन बड़ी कंट्रोल में थी, पर उसके बाद ये हालात भयानक हो जाते हैं। तकरीबन 180 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मारे जाते हैं इस क्लैश में। कहीं शेख हसीना मरियम नवाज बीबी के साथ तो नहीं बैठ रही थी। वो कौन से 9 पॉइंट्स हैं जो हसीना मैडम ने मानने से इनकार कर दिए थे? आखिर इन सब के पीछे क्या वजह है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, इस प्रोटेस्ट के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, ये अजीब और गरीब कोटा सिस्टम। इस कोटा में बांग्लादेश की 56% गवर्नमेंट नौकरियां रिजर्व हैं अलग अलग सेक्शंस के लिए। इसका मतलब सिर्फ 44% ऐसी नौकरियां हैं जिस पे मेरिट की बेस पे नौकरी मिल सकती है। ये सिस्टम पाकिस्तान से जरा हट के है। जैसे पाकिस्तान में मुंजो नालो दानियाल आहे बोलने पर नौकरी मिल जाती है, इस तरह से ये कोटा फ्रीडम फाइटर्स के लिए रखा गया है। इस मसले को समझने के लिए 75 साल पीछे जाना पड़ेगा। आज़ादी के वक्त यूनाइटेड इंडिया की ज़मीन के बंटवारे के साथ साथ आर्मी का भी बंटवारा हुआ था। टोटल 4 लाख लोगों की आर्मी में से 1,40,000 सोल्जर्स की आर्मी पाकिस्तान आ गई, जिसमें हमें तोहफे में याया खान मिले। याया खान वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान। लेटर ऑन ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि आप जानते हैं, उस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। साल 1970 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन ईस्ट पाकिस्तान को हिट करता है। तकरीबन 3 लाख लोग मारे गए इस साइक्लोन में। दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा साइक्लोन माना जाता है और बाद में इसको भूला साइक्लोन का नाम दिया गया। अब असूलन तो वेस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए थी, पर वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई खास मदद करी नहीं जाती। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि ईस्ट पाकिस्तान में 90% लोग बंगाली बोला करते थे और सिर्फ 10% लोग उर्दू। पर फिर भी वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से बार बार उर्दू इम्पोज करी जाती थी और इवन के बाद में पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिली। साल 1970 के इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीट्स थी और वेस्ट पाकिस्तान के पास 138। वेस्ट पाकिस्तान में लोगों ने अलग अलग पार्टीज के लिए वोट किया, बट ईस्ट पाकिस्तान में 90% मेजॉरिटी वोट्स अवामी लीग लेके चली गई। इस पार्टी के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान और इस इलेक्शन का नतीजा तो ये होना चाहिए था कि अवामी लीग ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान पर रूल करती, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ये नहीं चाहती थी। कमांडर इन चीफ याया खान ने ये इलेक्शन का रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया। इवन के ईस्ट पाकिस्तान पे मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। रिस्पॉन्स में शेख मुजीबुर रहमान ने प्रोटेस्ट किया और बाद में इनको जेल में भी डाल दिया गया और बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को मार भी दिया गया। तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने अज़ालम लिया इंडिया में। इसी के बाद 1971 में बांग्लादेश में लिबरेशन वॉर शुरू होती है। इस वॉर में इंडिया ने मदद करी बांग्लादेश की और उन्हें आज़ादी दिलाई पाकिस्तान से। Mujibur Rahman, the leader of East Pakistan, declared the region an independent republic, which he said will be called Bangladesh, the land of the Bengal. ईस्ट पाकिस्तान में जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी, उन लोगों को कहा गया फ्रीडम फाइटर्स। शेख मुजीबुर रहमान ने फ्रीडम फाइटर्स को एज अ रिवॉर्ड 30% गवर्नमेंट नौकरियों का कोटा दे दिया। बात अगर आज की करें तो प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि ये कोटा सिस्टम बेसिकली रिफॉर्म होना चाहिए। साल 1972 में ये बिल पास किया गया कि ये कोटा फ्रीडम फाइटर्स के लिए होना चाहिए। 1997 में इस रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया जाता है कि ये फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी मिलना चाहिए। फिर 2010 में इसको मजीद एक्सटेंड करके कहा जाता है कि उनके बच्चों के बच्चों को भी ये रिजर्वेशन दी जाए। 2011-12 में बहुत ज़्यादा क्लैश और प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान में CSS, इंडिया में UPSC, इसी तरह से बांग्लादेश में BPSC, बांग्लादेश पब्लिक सर्विस एग्जाम। हर साल 4 लाख स्टूडेंट्स compete करते हैं 3000 सीट्स के लिए। 2018 में ये प्रोटेस्ट फिर देखने को मिलते हैं और काफ़ी क्लैश होते हैं प्रोटेस्टर्स में और प्रो कोटा स्टूडेंट्स में।
काफ़ी प्रेशर में आके अक्टूबर 2018 में गवर्नमेंट ये सर्कुलर पास करती है कि ये कोटा सिस्टम हटा दिया जाएगा, पर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। 2021 में फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे ये पिटिशन डालते हैं कि इस कोटा सिस्टम को वापस लाया जाए। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे, जिन्हें छात्र लीग भी कहा जाता है, ये बेसिकली अवामी लीग का स्टूडेंट विंग है। जैसे पाकिस्तान में ANP का PSF, MQM का APMSO, PTI का ISF, उसी तरीके से अवामी लीग का छात्र लीग। 5 जून 2024 को कोर्ट का फाइनल डिसीजन फ्रीडम फाइटर्स के हक में आ जाता है और इसी के बाद पूरे बांग्लादेश में क्लैशेस, दंगे और बहुत जगह प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि ये कोटा फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी मिलेगा। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बल्कि ये भी कि कौन फैसला करेगा कि कौन फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से है और कौन नहीं। पिछले 15 साल से बांग्लादेश में रूलिंग पार्टी रही है अवामी लीग और इसकी प्राइम मिनिस्टर रही हैं शेख हसीना। ये वही पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने जद्दोजहद करी थी बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में। प्रोटेस्टर्स का ये भी कहना है कि ये कोटा ज़्यादातर अवामी लीग के मेंबरान को ही मिलता है। बात हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है। इवन के 7000 से ज़्यादा मिलिट्री को शहर में बुलाया जाता है। शुरू में तो पुलिस ने रबर बुलेट्स और टीयर गैस का इस्तेमाल किया, बाद में शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया जाता है। ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स नारे लगाते हुए देखे जाते हैं कि हम अपने भाइयों का खून ज़ाया नहीं होने देंगे। प्रोटेस्टर्स का ये भी कहना था कि शेख हसीना ने एक लफ्ज तक नहीं बोला जो मर्डर उनके पार्टी के एक्टिविस्ट नहीं करे। इसी दौरान शेख हसीना का नाकाबिल बर्दाश्त बयान सामने आता है कि आखिर प्रोटेस्टर्स को इतनी नफरत क्यों है फ्रीडम फाइटर्स से, कि अगर फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को रिजर्वेशंस नहीं दी जाएगी तो क्या रजाकार के बच्चों को रिजर्वेशंस दी जाएंगी। रजाकार का मतलब तो आप जानते ही हैं, वॉलंटियर, बट बांग्लादेश में रजाकार कहते हैं गद्दार को। 1971 की वॉर के वक्त बांग्लादेश में ही 2 आर्मी थी, एक मुक्ति बाहिनी जो कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए फाइट कर रही थी और एक रजाकार बाहिनी जो पाकिस्तान की मदद कर रही थी। यही वजह है कि रजाकार एक गाली बन के रह गई है बांग्लादेश में। पर लम्हा फिक्र वाली तो बात यह है कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाना, देश के खिलाफ जाना बराबर हो गया। ये कैसी इलॉजिकल सी बात है जो हमें समझ नहीं आती। अब पाकिस्तान के हालात ही देख लो, अगर आप कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर देते हैं तो कुछ ही टाइम बाद आपके घर के बाहर एक काली वीगो आके खड़ी हो जाती है। अभी रिसेंटली ऑन खोसा का केस हमारे सामने आता है, जिसने एक गाना बनाया बिल बिल पाकिस्तान। 10 नामालूम अफराद उसके घर पे आए, दरवाजा तोड़ा और उसको उठा के लेके चले गए, साथ में उसका लैपटॉप, उसका कैमरा और उसका फोन एंड ईच एंड एवरीथिंग। गवर्नमेंट और सिस्टम के खिलाफ बोलने से कोई गद्दार नहीं हो जाता। हमें अपने मुल्क से, हमें अपने वतन से मोहब्बत है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी मोहब्बत करें। अब करंट सिचुएशन की अगर बात की जाए तो ये 30% कोटा सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, बट बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ये जो गुस्सा था स्टूडेंट्स में ये बहुत बढ़ चुका था और इन सब का हिसाब शेख हसीना ने देना ही देना था। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपने 9 पॉइंट्स रखे। वो पॉइंट्स थे: हसीना इस मास किलिंग की जिम्मेदारी उठाए, होम मिनिस्टर, रोड ट्रांसपोर्ट और लॉ मिनिस्टर रिजाइन करें, पुलिस ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटी रिजाइन करें जिनकी निगरानी में ये सारी मास किलिंग्स हुई, मारे गए स्टूडेंट्स की फैमिली को और जख्मी स्टूडेंट्स को मुआवजा दिया जाए, जिन पुलिस वालों ने अनआर्म्ड स्टूडेंट्स पे हमला किया उन्हें फौरी तौर पे अरेस्ट किया जाए, यूनिवर्सिटीज़ में जो छात्र लीग की 1 पार्टी मूवमेंट है उसे बैन किया जाए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रीओपन किया जाए और ये गारंटी दी जाए कि प्रोटेस्टर्स के साथ कोई एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव हैरेसमेंट नहीं होगी। ये सुन के शेख हसीना रुकती नहीं है, बल्कि फिर से कर्फ्यू लगा के प्रोटेस्टर्स को दबाने की कोशिश की जाती है। पर यह आइडिया उन्हें खुद को बैकफायर कर जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स पीछे हटने का नाम नहीं लेते। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना दिन दहाड़े इस्तीफा देकर इंडिया भाग जाती हैं, ठीक उसी तरह जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान बेच के भाग गया था।
अभी तक तो यही सुनने में आया है कि शेख हसीना ने लंदन से रेफ्यूज मांगी और इसके रिस्पांस में यूके गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया। अब इंडिया में तो हसीना रह नहीं सकती और पाकिस्तान से तो 1971 में ही वॉर कर ली थी और यूके रेफ्यूज दे नहीं रहा। अब कहा यह जा रहा है कि हसीना फिनलैंड जा रही हैं अपने बेटे के पास। हसीना के मुल्क छोड़ते ही प्रोटेस्टर्स का ये मंजर सामने आया। दूसरी तरफ बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से ये कहा कि बांग्लादेश में एक बार फिर डेमोक्रेसी आएगी, लोगों के उनके राइट्स फिर से एक बार मिलेंगे। वेल, झूठे या सच्चे वादे ये तो वक्त ही बताएगा। कहीं बांग्लादेश का हाल भी तो पाकिस्तान की तरह नहीं हो जाएगा। ऐसे होने के वैसे बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं, क्योंकि ये कौम पाकिस्तानी कौम की तरह सो नहीं रही बल्कि अपने हक के लिए निकलना जानती है। एक फन फैक्ट ये भी सुनते जाइए कि डॉक्टर यूनुस जो कि बांग्लादेश एक केस की सुनवाई के लिए आए थे, उन्हें देश का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। 3 महीने बाद फिर इलेक्शंस का ऐलान कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली बीएनपी के जीतने के काफी हद तक चांसेस हैं, जो कि 17 साल से ऑपोजिशन में बैठी रही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में बांग्लादेश की हिस्ट्री और करंट सिनेरियो के बारे में काफी ठीक मालूमात मिल गई होगी। वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।